नागपुर प्रेस क्लब में जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने अपनी प्रशासनिक यात्रा साझा करते हुए कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। उन्होंने गैस वितरण में पारदर्शिता के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी को अनिवार्य बनाने और फर्जी सप्लाई रोकने पर जोर दिया। खरीफ सीजन को लेकर किसानों को नैनो यूरिया पर किसी तरह के दबाव से इनकार किया। वाइल्ड लाइफ और धमकाने की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। धमनगांव ब्लास्ट में प्रभावितों को तत्काल सहायता और आर्थिक मदद दिए जाने की जानकारी भी दी। मतदान सूची को लेकर उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। तो जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट होईल तुमच्या कुठल्या इथे फार्मा असो, केमिकल असो, मोठा तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिनिअरिंगचे इन्व्हेस्टमेंट असो, जेव्हा कुठल्या मोठी कंपनी इन्व्हेस्टमेंट करायला येत असतो त्यांना लोकल इश्यूज बरेच फेस करावे लागतात। त्यामध्ये लँड इश्यू असेल, वॉटरचे इश्यू असेल, बीचचा इश्यू असेल, बरेच लोकल इश्यूज असतात, स्पेशली लँड रिलेटेड। आणि लँड कलेक्टर म्हणून माझ्या खाली असल्यामुळे त्यांचे लँड इश्यू त्यांना कुठल्या प्रकारच्या लँड इश्यूज फेस नाही केलं पाहिजे, कुठल्या प्रकारच्या त्यांना अडचणी निर्माण नाही झाली पाहिजे, आणि बाकी सगळे लोकल इश्यूज, सो दैट जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बहुत स्मूथली हो। आता मला वाटतं की बरेच लोकांना कल्पना पण नसेल की आता अवाडा आहे, महिंद्रा आहे, बरेच कंपनीज विचार करत आहेत की आम्हाला इन्व्हेस्ट करायचे। सो द मेसेज शुड गो टू ऑल इन्वेस्टर्स अँड ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन नागपुर इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सेकंडली, जैसा मी आणि सर लोग आपण चर्चा करतच होतो, इथे वाईल्ड लाईफ टुरिझमचा खूप चांगला स्कोप आहे। पेंचमध्ये, मध्य प्रदेशमध्ये पण आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये पण आहे। आणि आमचा प्रयत्न आहे की आता मध्य प्रदेशमध्ये ज्यासारखा टुरिझम सुरू आहे त्यासारखा इथे कसा करता येईल, काय पॉलिसी चेंजेस लागतील किंवा लोकली आम्हाला जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्हाला काय काय गोष्टी कराव्या लागतात त्या गोष्टीवर भर असेल। पण हे थोडा लॉंग टर्म प्रोजेक्ट झाले। जसं मी सांगितलं, आता मला 1 महिना झालेला आहे जॉईन होऊन, तर 1 महिन्यामध्ये नागपूर सारखा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण जिल्हा पूर्ण समजून घेणे आणि त्यावर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह त्याच्या डेव्हलपमेंटचा प्लॅन तयार करणे 1 महिन्यात शक्य नाही आहे। 1 महिन्यामध्ये जर मी कुठल्या प्रकारचा असा प्लॅनिंग केला तर तो घाईत निर्णय घेण्यासारखा होईल। म्हणून मला वाटतं की अजून 2-2.5 महिने अजून मी जिल्ह्याला खूप बारकाईने मी समजून घेईन। जे माझे खाली अधिकारी आहे, वेगवेगळे जे स्टेक होल्डर्स आहेत, जसं तुमचे इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, इन्व्हेस्टर आहेत, हॉस्पिटॅलिटी मध्ये आहेत, शेतकरी आहेत, कास्तकार आहेत, जे पण आहेत त्यांच्याशी बरेच लोकांची चर्चा करून वारंवार फील्ड विजिट्स करून फील्डवर जाऊन की ॲक्च्युली मतलब परिस्थिती काय आहे ते सगळे समजून घेतल्यानंतरच एक चांगला आपण एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह काय आम्हाला नेमका करायचे तो आपण प्लॅन तयार करू। त्यावर पण काम सुरू आहे। आणि जसं मी सांगितलं की इन्व्हेस्टर आणि इंडस्ट्रियलिस्टसाठी स्मूथ सगळे गोष्टी स्मूथ करणे आणि रुरल टुरिझम, वाईल्ड लाईफ टुरिझम, हा 2 गोष्टी तर मला आताच दिसतात। बाकी आता जो टेम्परेचर है, मला माहित नव्हता कि नागपुर में इतनी गर्मी है। ये मतलब आई वाज वेरी शॉर्ट कि इतनी गर्मी हो भी सकती है, कारण मी यूपीएससीच्या तयारी करताना मी तब्बल 3 वर्ष दिल्ली मध्ये होतो। मुझे लगता था कि मुझे पता है कि गर्मी क्या होती है, लेकिन नागपुर में आगे पता चला कि असली गर्मी किस चीज को कहते हैं। सो आता पाणी टंचाई, कारण यावर्षी एल्निनो पण आहे, तर पाणी टंचाई बरेच गावात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता पण आहे। त्या जे सगळे गाव आहेत तिकडे जे पण पाणी टंचाईचे जे काम आहेत, बोरवेल दुरुस्ती, बोरवेल फ्लशिंग, बरेच काम आहेत, ते सगळे आपण आता सुरू केलेले आहे। ते कम्युनिकेट नाही किया। हालांकि मी प्रत्येक मंचावरून किंवा प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये मी वारंवार हा गोष्टी सांगितल्या आहे की एकच घटक नाही आहे, हा जो पूर्ण प्रॉब्लेम आहे ना त्याचे एक घटक नाही आहे की फक्त तुम्ही गॅस पुरवठा वाढवा आणि विषय संपला, तसं नसतं। आपको गैस का पुरवठा तो बढ़ाना ही है, दैट इज द फर्स्ट। द सेकंड इज कि जो भी गैस एजेंसी है एक डीएसी होता है। डीएसी मतलब कितने % कस्टमर को ओटीपी आ रहा है और ओटीपी ले रहे हैं, वो 90% क्रॉस होना चाहिए। क्योंकि जो एजेंसी है, बीपीसीएल है, ये जो भी कंपनी है, वो एजेंसी को जो सिलेंडर देती है ना, पहले वो ऑनलाइन देती है और उसके बाद जब अप्रूव होता है तब वो देती है। अगर आपका डीएसी 90% से कम है एजेंसी का, मतलब उस एजेंसी पे 90% कस्टमर से कम लोग के पास ओटीपी आ रहा है, तो भले इनके पास सिलेंडर हो कंपनी के पास, ये उनको दे नहीं सकते, ऑनलाइन वो लॉक हो जाता है। बेसिकली ये समझिए। तीसरा ये है कि चलो कंपनी ने पुरवठा बढ़ा दिया, डीएसी 90% एजेंसीज का क्रॉस हो गया। थर्ड आता है कि जो एजेंसी आज 1000 सिलेंडर वाटअप करती है,
उसको अगर मैं कल 5,000 सिलेंडर दे दूं तो वाटअप नहीं कर पाएगी, उसके पास डिलीवरी गाड़ी नहीं है, उसके पास डिलीवरी बॉय नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों पे हमने काम किया। पहला जो आपका HPCL ने बढ़ाया है उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय मुख्यमंत्री साहब का रहा है, उन्होंने बहुत ये करके यहाँ बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2, जो DSC 90% था, जो भी एजेंसीज थी जिसके सामने लाइन लगी थी सब 40-45% DSC पे था, उसको हमने मीटिंग ले लेके, आई थिंक मेरी 10 से ऊपर मीटिंग हो गई इस विषय पे गैस एजेंसी के साथ, मीटिंग ले लेके हमने ऑलमोस्ट अग्रवाल को छोड़ के और एक शायद प्रयागराज या सुरेंद्र को छोड़ के सबका 90% के ऊपर हो गया है। सो अब जो एक्स्ट्रा सिलेंडर आया है वो हम उनको दे पा रहे हैं, एक्चुअली दे कैन यूज इट। द थर्ड इज डिलीवरी गाड़ी और डिलीवरी बॉय बढ़ाना, वो भी मोस्ट एजेंसीज ने कर दिया है। बहुत छोटी चीज़ है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राउंड पे। अब डिलीवरी बॉय आप बढ़ा दिए, लेकिन जो आपका पुराना डिलीवरी बॉय था ना, वो हर एक कस्टमर को चेहरे से जानता है, उसका नंबर है, फोन कर देगा कि मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे रहेंगे। नया डिलीवरी बॉय किसी को जानता नहीं है, तो डिलीवरी बॉय लेने का भी उतना तुरंत फायदा नहीं होता, उसको टाइम लगता है। कहने का मतलब है कि इश्यू जो है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट एज सिंपल कि ये कर दिए वो कर दिए। बट जैसा मैंने बोला कि HPCL ने बढ़ाया है, BPCL और IOCL ने भी इतना पुरवठा बढ़ाया है, और अभी 3 ही गैस सिलेंडर, कभी कभी बाकी के पास एक आध लाइन लग गया, बट 3 ही अभी गैस एजेंसी है जिनके सामने हमेशा लाइन लगता है, पहले वो सबके सामने लगा है। जो भी हम एफर्ट ले रहे हैं, है ना, जो भी हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, एफर्ट ले रहे हैं, CM सर ने जो किया उसका एक्चुअल इफेक्ट देने में टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपका बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, 40-45 डेज का आपका वो पेंडिंग है, वो क्लियर होते 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 आपको उसमें टाइम लगेगा। सो दैट इज़ वाई उसका असर आने में टाइम लग रहा है। बट ये कहना गलत होगा कि असर हुआ नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह से अभी HPCL की 13 एजेंसीज के सामने लाइन लगता था, अभी 8-9 उसमें से आपका वो शुरू कर दिया, घर पहुंच उन्होंने शुरू कर दिया है ना। धीरे धीरे परिस्थिति होगी क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द HPCL इशू, आपका गैस का इशू का एक्सपर्टली रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव्स, दैट एजेंसी इज PISO, और PISO का थोडा मॅन पॉवर का इशू है। थर्डली कसं झालंय की मतलब आता काही नियम मध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत, आणि त्यामध्ये जे सरप्राईज इन्स्पेक्शन्स होते ना डिशचे, ते आता कमी करण्यात आलेले आहेत। ते मला वाटतं की 3 महिन्या किंवा वर्षात एकदा ते जाऊ शकतात, आणि तो पण सांगून ते जाऊ शकतात, बरोबर। पेसोकडे सरप्राईज इन्स्पेक्शन आहे, पण त्यांच्याकडे मॅन पॉवरची कमतरता आहे। सो आता वाचून वाचून आम्हाला असं लक्षात आलं की एक एक्सप्लोजिव्ह रूल्स मध्ये सेक्शन 127 आहे, 127 और 128, त्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरचे अधिकार आहे की ते कधी जाऊन हे सगळे तपासणी करू शकतात। आता हा ज्या तरतूद आहे त्याचा आपण अशा वापर करणार की एक चांगली आम्ही कमिटी तयार करू, कारण कलेक्टरसाठी प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक वेळी जाणे शक्य नसते। आपण एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरच्या खाली एक चांगली एक समिती तयार करू, त्यामध्ये पेसोचे लोक पण घेऊ, डिशचे पण लोक घेऊ, आणि जे आउटसाइड एक्सपर्ट्स आहेत, बरोबर, कन्सल्टंट, त्यांना पण घेऊ, आणि ही जी टीम आहे ते वारंवार जाऊन तपासणी करणार की सगळे नॉर्म्स फॉलो होत आहे किंवा नाही, नंबर 1। नंबर 2, एक मुख्य कारण जे आहे एक्सप्लोजिव्स मध्ये ब्लास्ट होण्याची, आता पुन्हा मी सांगतो असं उद्या लिहू नका की याने 1 महिना झाल्याने फार मोठे एक्सपर्ट झाले, बरोबर, कारण या विषयावर जी नॉलेज आहे तो माझ्या अपडेट होत राहील, बरोबर ना। पण चर्चावरून जी एक गोष्टी क्लिअर झाली की एक्सप्लोजिव्स कंपनीमध्ये ब्लास्ट होण्याची 2 मोठे अजून कारण आहेत। एक तर ठीक आपला नॉर्म्सच्या व्हायोलेशन आहे, जेवढा गॅप असला पाहिजे तेवढा गॅप तुम्ही ठेवला नाही, जे व्हेंटिलेशन असलं पाहिजे तेवढा ठेवला नाही, त्यासाठी हे सगळे जे डिस्ट्रिक्ट कमिटी ते जाऊन तपासणी करतील, त्यांची ट्रेनिंग करावी लागेल आम्हाला, त्यानंतर ते जातील। दुसरा आहे अंडर ट्रेन्ड आणि ओव्हर कॉन्फिडंट वर्कर्स, तो पण एक विषय आहे। एक्सप्लोजिव्हच्या कसं असतं की जर कुठे युद्ध झालं आणि तुमचा डिमांड वाढला तर ते त्यांचे प्रोडक्शन वाढवून देतात, आणि त्यासाठी ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल लेबरर्सला घेतात आणि 10 दिवस 15 दिवस ट्रेनिंग देऊन त्यांना कामावर ते लावतात। सो दिस हैज टू स्टॉप। आप अंडर ट्रेन्ड वर्कर को पहले वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस ये इंडस्ट्री है। सेकंड एक अजून एक इशू है कि जे वर्करला 8 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष झाले ना, उनको बहुत नेचुरली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत वर्ड होगा, कॉन्फिडेंस एक आ जाता है, वो उस हिसाब से करते हैं, उसमें कहीं कभी ये हो जाता है, उनसे गलती हो जाती है। सो सबसे पहिला अशा झालेच नाही पाहिजे की तुम्ही कुठल्या परिस्थितीमध्ये अंडर ट्रेन्ड वर्कर्सला आतमध्ये पाठवतात काम करण्यासाठी, डिमांड किती वाढला तरी सुद्धा। एंड सेकेंडली जो काफी साल से काम कर रहे हैं उनको आप मास्टर ट्रेनर बनाओ, और वो ही बार बार लोगों को ट्रेनिंग देंगे। आपको पूरे जो भी बहुत साल से काम कर रहे हैं उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग आपको देती रहनी पड़ेगी, उनको खुद ही मास्टर ट्रेनर बनाओ ताकि वो बाकी ये करते रहेंगे।
आइडियली होना कैसे चाहिए कि कोई भी कंपनी में पहला 10 मिनट दिन का आपको बस ट्रेनिंग और सेफ्टी पे फोकस या लेक्चर या जो भी हो उस पर करना चाहिए। एंड ट्रेनिंग का एक कल्चर, सेफ्टी का एक कल्चर, वो आपके कंपनी में एकदम इट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनीज कल्चर। अब कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है, बट उस पर हम लोग अभी काम करने वाले हैं। सो ये 2-3 चीजें हैं जो हम ये करने वाले हैं। इसमें जो नेशनल फायर कॉलेज है उनके डायरेक्टर को भी, उनके लोगों को भी हम ये करेंगे। हमारा प्लान था कि शिवा काशी भी भेज के, मतलब एक हमारे नीलेश जी कंसल्टेंट गए भी हैं, शिवा काशी में जो ब्लास्ट होते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। बट देन हमें पता चला कि एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में जो ब्लास्ट होता है और फायर क्रैकर फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, दोनों का वो काफ़ी अलग होता है, मतलब उनको आप सेम ट्रीट नहीं कर सकते। वहाँ से जो फायर एक्सप्लोजिव फॅक्टरी ला व्हिजिट करून जे शिकवण तुम्हाला मिळतील यावर तुम्ही अप्लाई नहीं करू शकत, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विल बी डूइंग। हमने इनको ये बोला है, जो भी हमारे उस मीटिंग में लोग थे, पेशो के लोग, तो कुछ आउटसाइड कंसल्टेंट है, कि आप पूरा एक एसओपी बनाओ। होपफुली वो एसओपी थर्सडे तक मेरे टेबल पे रहेगा। एक बार एसओपी बन गया, फिर उसके फंड कहाँ से आने हैं, ट्रेनिंग कैसे करनी है, कौन मास्टर ट्रेनर होगा, ये जो कमिटी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भाई तुम जाके चेक करोगे क्या। आणि हाँ, अजून एक गोष्ट मला आवर्जून सांगायची की हा जी कमिटी आहे ते कधी सरप्राईज इन्स्पेक्शन करणार नाही, कारण एक्सप्लोजिव्ह फॅक्टरीमध्ये जर तुम्ही सरप्राईज इन्स्पेक्शन केलं ना, तो वो धावपळमध्ये वो देयर इज अ चान्स ऑफ वो। सो इसको बहुत व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा। आणि दुसरा कसं आहे, जसं मी सांगितलं होतं आधी, की मला असं वाटते की जेव्हा एक्सप्लोजिव्स होत असते, सो देन पूरी मतलब बहुत ध्यान जाती है उस चीज़ पे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो प्रशासन से ही, वो क्योंकि प्रशासन के पास 1000 काम है, कहीं ना कहीं वो। वीडियो जर्नलिस्ट उदय सोनवनी की खास रिपोर्ट नागपुर समय के लिए।